हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखते हैं कि भारत में जब यूरोपीय कंपनी आई व्यापार करने के मकसद से, लेकिन यहाँ पे पूरे भारत को जीत लिया उन्होंने और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और यहाँ की राजनीतिक एकीकरण को बना के उन्होंने राज करने लगे। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, इनकी जर्नी को समझते हैं कि ये व्यापार करने के मकसद से लेके यहाँ तक राजा पूरा एम्पायर अपना खड़ा कर लिया। इस चीज़ को कैसे उन्होंने कंप्लीट किया, कैसे पूरा किया, क्या क्या चुनौतियां आई, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो हम जान लें कि भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ बहुत पुराने यानी यूनानियों के ज़माने के हैं। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरबपतियों और जहाजियों द्वारा चलाया जाता था और इसके भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। एशिया का माल यूरोप तक पहुंचने में लगभग अनेक राज्यों से होकर गुजरना पड़ता था, फिर भी इस व्यापार का बहुत लाभ होता था। 1700 क्या हुआ कि 1753 ईस्वी में जब उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया के माइनर को जीत लिया और कस्तुंतनिया को अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम से जो व्यापार चल रही थी, जो मार्ग थे, वो तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार वेनिस और जिनेवा के अधिकार का था, यानी यूरोप और एशिया का जो व्यापार था, ठीक है, वो जिनेवा के हाथ में था। जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों के हाथ में था और वे पश्चिमी यूरोप के नए राष्ट्र खासकर स्पेन और पुर्तगाल को इस मार्ग से व्यापार करने का भागीदारी नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए पश्चिमी यूरोप ने जो व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के जो स्पाइस आइलैंड था, जो मसाले का द्वीप था, इनको व्यापार करने के लिए नए मार्ग ढूंढने की आवश्यकता पड़ी, खासकर स्पेन और पुर्तगाल को, क्योंकि इनकी मार्ग तो कस्तुंतनिया की जो मार्ग थी वो बंद हो चुकी थी। तो इन्होंने सोचा कि हम फिर मार्ग कैसे रास्ता अपना ढूंढेंगे। तो इन्होंने क्या किया, नए मार्ग की तलाश करने लगे। और उस समय क्या हुआ था कि भारत में क्या पूरे उसमें जहाज का निर्माण, समुद्री यातायात बहुत प्रगति हुई थी, जिससे इन्होंने समुद्री मार्ग ढूंढने में इन्हें बहुत ज्यादा वो कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। वह चाहते थे कि पूर्व से हम सीधे व्यापार संबंध बना सकें। तो यह काम भले ही काफी दुस्साहसी थी, लेकिन पुनर्जागरण जो था, जो पश्चिमी यूरोप के लोगों में दुस्साहसी कार्य करने की भावना खूब भर दी थी। यही रीजन है कि उन्होंने जब रास्ता बंद हो गया तो उन्होंने सोचा कि नए मार्ग ढूंढते हैं, और नए मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने समुद्री मार्ग में अपने जहाज के लेके स्पेन और पुर्तगाल दोनों साइड में निकल दिए। और इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया और इन देशों के नाविक ने अपनी अपनी सरकार से सहायता लेकर उनकी आज्ञा से भौगोलिक खोजों का एक महान युग प्रारंभ कर दिया। 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत खोजने के लिए निकला था, लेकिन वह अमेरिका का खोज कर बैठा। और 1498 में पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत तक का नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। वह क्या किया, केप ऑफ गुड होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। वह जिस माल को लेकर वापस लौटा, यानी भारत में जितनी माल आए, यहाँ पे राजा उन्होंने जो गिफ्ट वगैरह दिए थे, उनको लेकर जब वो पहुंचा अपने देश, वापस पहुंचा, तो वहाँ कीमत जो उसने रास्ते में तय की गई कीमत 60 गुना अधिक दाम को बिका। इन ऐसे कामों को उन्होंने, ऐसे समुद्री मार्गों को खोज कर विश्व के इतिहास में नए अध्याय का सूत्रपात किया। जैसे इस काम को उन्होंने देखा कि हम जिस मार्ग से आ रहे हैं, जितना खर्चा लगा उससे 60 गुना अधिक दामों पे बिक रहा है सामान। ठीक, तो इस बात उनके अंदर भावना जगी कि हम क्यों ना यहाँ सीधे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और 17वीं और 18वीं सदियों में विश्व व्यापार बेहद बढ़ोतरी हुई और यूरोप को अब एक खूब लंबा चौड़ा अमेरिकी महाद्वीप उपलब्ध हो गया और यूरोप की एशिया से संबंध पूरी तरह बदल गए। यानी यूरोप से जो एशिया का संबंध था पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि नए समुद्री मार्ग की खोज हो गई। और 15वीं सदी में क्या हुआ, 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका के यूरोपीय देशों में प्रवेश किया। जिससे क्या हुआ भाई, देखो हम लोग के यहाँ भारत आए, अब बेचारे अफ्रीका वालों को इसका सहन करना पड़ा, दंश उनको भोगना पड़ा। क्या हुआ कि पंजाबी छा गए, खासकर 1650 में, जब 1650 में अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में भेजा जाता रहा। कारखानों का माल लेकर गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज जो थे वो यूरोप से अफ्रीका पहुंचते और अफ्रीका के तटों पर निग्रो लोगों की जनजाति होती थी, उनसे अपनी माल की अदला बदली करते। फिर इन दासों को लेके अटलांटिक पार कर जाते,
वहाँ बागानों और खदानों जो औपनिवेश पैदावार होते थे उनसे इनकी अदला बदली करते, फिर इस माल को यूरोप में बेच देते। इस त्रिकोणीय व्यापार से होने वाला यही बेपनाह मुनाफा था जिस पर इंग्लैंड और फ्रांसीसी की व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की समृद्धि अधिकांशतः गुलामों की इसी व्यापार पर और गुलामों की इसी मेहनत से चलने वाले बगानों पर निर्भर थी। इसके अलावा दास व्यापार, दासों की मेहनत से चल रहे बगानों के मुनाफे से ही वह पूंजी बनी जो 18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति में काम आई। बाद में ये भारत से ले गई दौलत से भी इन्होंने अपना पूरा स्थापित किया, ठीक है, अपनी साम्राज्य को स्थापित किया। और 16वीं सदी में स्पेन के व्यापारी और सैनिक ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू किया। 16वीं सदी से स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगाल का एकाधिकार रहा और 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस जैसी उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियों ने विश्व व्यापार और स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई जब अब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होकर भारत जाने वाले रास्तों का प्रयोग करने लगे और पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ शामिल हो गई। अंत में इंडोनेशिया और डच का भारत और श्रीलंका, मलाया जैसे देशों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और 1602 ईस्वी में क्या हुआ कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसी समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1602 ईस्वी में अपनी स्थापना की और डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके इन कंपनी को युद्ध छेड़ने और संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिए। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी जहां मसाले बहुत अत्यधिक होते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई भारत में, देखिए कि जब डच कंपनी भारत में जब अपना स्थापित कर लिया था उनकी भी शुरुआत में शक्ति बहुत मजबूत रही, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उनकी भी खत्म हो गई। इसके बाद क्या होता है, एशियाई व्यापार पर अंग्रेज व्यापारी की लालच भरी निगाह भी जमी थी। पुर्तगालियों की सफलता मसालों, मलमल, रेशम, सोने, मोतियों, दवाओं और पोर्सिलीन आदि से भरे जहाजों को प्राप्त मुनाफों को देखकर अंग्रेजियों की आंखों को चकाचौंध हो गई, ठीक है। वे भी इस मुनाफा देने वाले व्यापार से शामिल होने के लिए बेचैन हो गए और अंततः 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व में व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई, ठीक, और इस कंपनी को नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और अंततः 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने की एकमात्र अधिकार दे दिया। 1608 ईस्वी में इस कंपनी ने भारत के एक पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक साहिब फरमान के द्वारा पश्चिमी तट पर अनेक जहाज अंग्रेजों की कंपनी फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई, ठीक है, अनेक जहाजों को लाने के लिए और फैक्ट्री खोलने की आदेश मिल गई। मगर इस छूट से अंग्रेज संतुष्ट न थे। 1615 में उनका दूत एक सर टॉमस रो था जो मुगल दरबार पहुंचा और रो मुगल साम्राज्य में सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला, मतलब अधिकार मांगने वाला साहिब फरमान जारी करने वाला जो था उसमें सफल रहा, ठीक है। और 1662 ईस्वी में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी शादी कर लिया तो पुर्तगालियों ने बंबई का द्वीप उसे दहेज में दे दिया। अंततः गोवा और दमन द्वीप को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से भारत का जो कब्जे वाले क्षेत्र थे वो निकल गए, ठीक। अब बची जो उनके पास जो बची थी वो केवल गोवा, दमन और दीव बची थी, ठीक है। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसालों का व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी भी डच कंपनी से ठन गई, ठीक है, यानी इनका झगड़ा हो गया। इन दोनों शक्तियों के बीच रह कर लड़ाई होती रहती थी। 1654 में आरंभ हुई और 1667 में समाप्त भी हो गई। जब अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि इंडोनेशिया के सारे दावे छोड़ देंगे हम, मतलब इंडोनेशिया पर मेरी कोई नजर नहीं रहेगी, और बदले में डचों ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि हम भारत के अंग्रेज बस्तियों को नहीं छुएंगे, इसका ये वादा किया, ठीक है।